आज के हमारे इस विस्तृत अध्ययन में हम कक्षा 9 के भूगोल के अध्याय 2 भारत का भौतिक स्वरूप के नोट्स का पूरा विश्लेषण करने वाले हैं। हमारा लक्ष्य है इन नोट्स के हर एक पेज, हर एक लाइन और डायग्राम को बिल्कुल उसी क्रम में पढ़ना और समझना जैसे क्लास में बोर्ड परीक्षा की तैयारी होती है। और ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि भारत सिर्फ एक देश नहीं है। मतलब ये एक ऐसा विशाल मंच है जहां पृथ्वी की हर तरह की भू-आकृति एक ही जगह मौजूद है। पहाड़, मैदान, मरुस्थल, सब कुछ। सही कहा। तो चलिए बिना देरी किए स्लाइड 1 और 2 से शुरू करते हैं। यहाँ नोट्स की पहली लाइन है, मैं पढ़ती हूँ। भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। और इसके आगे एक क्या आप जानते हैं वाला बॉक्स है। हाँ, वो बॉक्स बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें लिखा है प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है और हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियां हैं। इसके बाद स्लाइड 2 पर 6 मुख्य भौगोलिक वितरण के नाम दिए हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो अगर हम इसे आसान भाषा में समझें, यहाँ चित्र में दिखाया गया है भारत का नक्शा और इसमें अलग अलग रंगों से इन 6 भौगोलिक क्षेत्रों को दर्शाया गया है। जो भूरा रंग है वो पहाड़ों के लिए है, हरा रंग मैदानों के लिए और पीला रंग पठार के लिए है। अच्छा, इस बॉक्स को देखकर मेरे मन में एक विचार आ रहा है। क्या हम प्रायद्वीपीय पठार को किसी पुराने घर की एकदम मजबूत न हिलने वाली नींव मान सकते हैं? अरे वाह, ये उदाहरण बहुत सटीक है ना? और हिमालय को जैसे उस घर के ऊपर बना एक नया कमरा जो अभी भी अपनी जगह पर सेट हो रहा है। बिल्कुल सही। यही अस्थिर भाग और प्राचीनतम भाग का वैज्ञानिक कारण है। जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है वो पुरानी गोंडवाना भूमि का हिस्सा है, मतलब करोड़ों साल पुराना और एकदम कठोर, जबकि हिमालय नया है। भारतीय प्लेट लगातार खिसक कर यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, तो हिमालय अभी भी ऊपर उठ रहा है, इसीलिए वो अस्थिर है। तो इसी अस्थिर भाग से, मतलब हिमालय से ही शुरुआत करते हैं। स्लाइड 3 और 4 पर चलते हैं। मैं स्लाइड 3 का टेक्स्ट पढ़ रही हूँ। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। वलित मतलब फोल्ड माउंटेन, मुड़े हुए। हाँ, फिर आगे लिखा है सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसका क्रोड ग्रेनाइट का बना है। फिर स्लाइड 4 पर हिमाचल और शिवालिक के बारे में है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है और सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। जी। एक लाइन और है, निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, अगर हम इस मैप को देखें, यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि हिमालय सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक एक चाप के आकार में फैला है। और अगर हम स्लाइड 4 के क्रॉस सेक्शन डायग्राम को देखें तो यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि कैसे ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है। सबसे ऊपर बर्फीली हिमाद्री, फिर बीच में हिमाचल और सबसे नीचे शिवालिक। लेकिन एक बात मुझे हैरान कर रही है, मतलब हिमाद्री तो ठोस ग्रेनाइट का बना है। हाँ बिल्कुल, गहराई से निकला है। और ये जो सबसे बाहरी शिवालिक है, नोट्स के अनुसार ये नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से बना है। तो क्या इसका मतलब ये है कि नदियां लगातार ऊंचे पहाड़ों को धीरे धीरे काट रही हैं? एकदम सही पकड़ा आपने। नदियां जब हिमाद्री की ऊंचाई से तेजी से गिरती हैं तो वो पहाड़ों को काटती हैं, जिसे हम अपर्दन या इरोशन कहते हैं। वो अपने साथ पत्थर और मिट्टी लाती हैं और नीचे जमा कर देती हैं। उसी मलबे से शिवालिक बना है। अच्छा, और वो दून वाली बात? हाँ, उसी मलबे के जमा होने से बीच में जो समतल घाटियां बन गई उन्हें दून कहते हैं, जैसे हमारा देहरादून। कमाल है। तो ये तो हुई उत्तर से दक्षिण की बात। अब स्लाइड 5 पर चलते हैं, जहां पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है। मैं पढ़ती हूँ, सिंधु एवं सतलुज के बीच हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय, सतलुज तथा काली नदियों के बीच कुमाऊं हिमालय, काली तथा तिस्ता नदियों के बीच नेपाल हिमालय और तिस्ता तथा देहांग नदियों के बीच असम हिमालय कहते हैं। तो यहाँ नदियां एक तरह से बॉर्डर का काम कर रही हैं। बिल्कुल। और नीचे एक पूर्वांचल का बॉक्स है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है।
दिहांग महाखट के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। तो अगर हम नक्शे पे गौर करें, यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि कैसे ये सारी नदियां हिमालय को टुकड़ों में बांट रही हैं। मैं भी ये मैप देख रही हूँ। दिहांग नदी के पास ये जो महाखट या गॉर्ज है, उसके बाद पहाड़ एकदम से दक्षिण की तरफ मुड़ गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आगे जाने से रोकने के लिए अचानक एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी हो। हाँ, इसे पूर्वांचल कहते हैं। जब भारतीय प्लेट टकराई थी तो वो कोना ज्यादा गहराई तक धंसा और मुड़ गया। ये पहाड़ियां अवसादी शैलों यानी बलुआ पत्थर से बनी हैं। यहाँ बारिश बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये हमेशा घने जंगलों से ढकी रहती हैं। ये तो पहाड़ों की बात हो गई। अब स्लाइड 6 और 7 की तरफ बढ़ते हैं। उत्तरी मैदान। मैं स्लाइड 6 का कंटेंट पढ़ती हूँ। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। ये मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। इसके अलावा माजुली द्वीप और दुआब के बारे में भी लिखा है। माजुली द्वीप तो दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। हाँ, अब स्लाइड 7 की लाइनें पढ़ती हूँ। नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक के ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती हैं। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद तराई, फिर भांगर जो पुराने जलोढ़ से बना है, और अंत में खादर जो नए युवा निक्षेप हैं। तो इसे समझने के लिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक 3D डायग्राम। आप देख सकते हैं कैसे नदियां पहाड़ों से उतरकर ये हरा भरा मैदान बना रही हैं। और स्लाइड 7 के इस रिलीफ डायग्राम में यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि सबसे पहले बड़े पत्थर आते हैं जो भाबर है, फिर दलदली जमीन यानी तराई, उसके बाद कंकड़ वाला भांगर और नदी के एकदम पास नया खादर। मतलब ये जो भाबर है, इसमें लिखा है कि नदियां विलुप्त हो जाती हैं। हाँ, क्योंकि पत्थर इतने बड़े और ढीले होते हैं कि पानी उनके नीचे से बहने लगता है। बाहर से लगता है नदी गायब हो गई, और फिर तराई में वो वापस जमीन के ऊपर आ जाती है। मुझे एक एनालॉजी सूझ रही है। हाँ, बताइए। क्या हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि खादर वो नया पेंट है जो नदियां हर साल बाढ़ के जरिए जमीन की दीवारों पर करती हैं? अरे वाह। और जो भांगर है वो पुराना कुछ साल पहले किया गया पेंट है जिसमें अब दरारें और कंकड़ निकल आए हैं। ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। खादर वाकई हर साल बाढ़ के साथ आने वाली नई बारीक मिट्टी है, इसीलिए ये कृषि के लिए अत्यधिक उपजाऊ होती है, एकदम फ्रेश पेंट की तरह। और भांगर पुरानी मिट्टी है जो ऊंचाई पर है जहां अब बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। बहुत ही रोचक है। चलिए अब मैदानों को पार करके स्लाइड 8 और 9 पर चलते हैं। प्रायद्वीपीय पठार। मैं टेक्स्ट पढ़ती हूँ। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने से बना है। इसके 2 मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में मध्य उच्च भूमि है। हाँ, अब स्लाइड 9 पर दक्कन का पठार है। यह एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, और इसी में दक्कन ट्रैप का जिक्र है, जहां लिखा है इसकी एक विशेषता यहां पाई जाने वाली काली मृदा है जिसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। तो अगर हम मध्य उच्च भूमि के नक्शे को देखें और स्लाइड 9 पर दक्कन के पठार के त्रिभुजाकार नक्शे को, यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि ये पठार कैसे फैला हुआ है। और ज्वालामुखी वाले चित्र को देखकर यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि कैसे प्राचीन समय में लावा निकलने से ये परत बनी थी। मुझे यही बात बहुत अजीब लग रही है। दक्कन ट्रैप में ज्वालामुखी, मतलब भारत के बिल्कुल बीचों बीच ज्वालामुखी का विचार ये लाखों साल पहले हुआ कैसे होगा? हाँ, ये सोचने में अजीब लगता है। लेकिन जब प्राचीन गोंडवाना भूमि टूट रही थी तो जमीन में दरारें पड़ गईं। उन दरारों से बहुत बड़ी मात्रा में उबलता हुआ लावा बाहर निकला। इसे दरारी उद्भेदन कहते हैं। वो लावा सालों तक जमता रहा और बेसॉल्ट चट्टानें बनी। समय के साथ जब वो चट्टानें टूटी तो ये काली मिट्टी बनी। आज यही काली मिट्टी कपास की खेती के लिए वरदान है। ओहो, मतलब जो ज्वालामुखी तबाही लाता है वो आज हमारी खेती का आधार है। बिल्कुल, प्रकृति का यही संतुलन है। चलिए अब स्लाइड 10, 11 और 12 की तरफ बढ़ते हैं, जहां घाट, मरुस्थल और तटीय मैदानों की बात है। स्लाइड 10 पर पश्चिमी और पूर्वी घाट की एक टेबल है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है,
वे सतत हैं, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। जी। अब स्लाइड 11, अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। लूनी यहाँ की सबसे बड़ी नदी है और बरकान यानी अर्धचंद्राकार बालू के टीलों का जिक्र है। अंत में स्लाइड 12 में तटीय मैदान है। पश्चिमी तट संकीर्ण है और पूर्वी तट चौड़ा है और यहाँ चिल्का झील भी है। तो इन मैप्स के जरिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि पश्चिमी घाट एकदम लगातार दीवार की तरह हैं, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटे हुए हैं क्योंकि नदियों ने उन्हें काट दिया है। रेगिस्तान वाले चित्र में यहाँ चित्र में दिखाया गया है ऊंटों को और उन आधे चांद वाले बरकान टीलों को जो हवा के साथ खिसकते रहते हैं। अंत में तटीय मैदानों के मैप में भी आप दोनों तटों का अंतर साफ देख सकते हैं। एक चीज जो मैं नोटिस कर रही हूँ, पश्चिमी घाट ऊंचे हैं और वहां बहुत भारी वर्षा होती है। हाँ, जबकि अरावली के पार मरुस्थल में 150 मिलीमीटर से भी कम बारिश है। तो क्या ये पश्चिमी घाट के ऊंचे पहाड़ बादलों को रोककर सारा पानी वहीं बरसा लेते हैं? आपने बिल्कुल सही लॉजिक लगाया। इसे ही पर्वतीय वर्षा या ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। समुद्र से आने वाली नमी भरी हवाएं जब इन ऊंचे पश्चिमी घाट से टकराती हैं तो उन्हें ऊपर उठना पड़ता है और वो वहीं भारी बारिश कर देती हैं। पहाड़ पार करते करते उनमें नमी बचती ही नहीं। और पूर्वी तट चौड़ा इसलिए है क्योंकि गोदावरी और महानदी जैसी विशाल नदियां वहां बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। अब मुख्य भूमि का सफर तो पूरा हुआ। स्लाइड 13, 14 और 15 पर चलते हैं। हमारे द्वीप समूह। स्लाइड 13 पर लक्षद्वीप के बारे में है। यह द्वीपों का समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है और एक प्रवाल का बॉक्स है। प्रवाल यानी कोरल। हाँ, वे स्लाइड 14 पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं। ये निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर है। अंत में स्लाइड 15 में निष्कर्ष है कि कैसे ये सभी भौतिक आकृतियां एक दूसरे की पूरक हैं और देश के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो लक्षद्वीप की इस तस्वीर में यहाँ चित्र में दिखाया गया है प्रवाल से बने गोल द्वीपों को। फिर अंडमान के मैप को आप देख सकते हैं और स्लाइड 15 के अंतिम डायग्राम में यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि कैसे पर्वत, मैदान, पठार और तट सब मिलकर देश की अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं। मुझे ना वो प्रवाल वाली बात सोचकर बहुत अचंभा हो रहा है। मतलब सूक्ष्म समुद्री जीवों के छोड़े गए कैल्शियम से एक पूरा का पूरा द्वीप बन जाना और इंसान का उस पर रहना, इस सच में प्रकृति का सबसे बड़ा जादू लगता है। हाँ, प्रवाल बहुत छोटे जीव होते हैं। जब वो मरते हैं तो उनका कठोर कैल्शियम वाला खोल वहीं रह जाता है और उसके ऊपर नए जीव पनपते हैं। लाखों सालों में ये चट्टान बनकर द्वीप बन जाते हैं। लक्षद्वीप ऐसे ही बना है। और अंडमान? अंडमान अलग है। वो समुद्र के अंदर डूबे हुए पर्वतों की चोटियां हैं जो पानी से बाहर आ गई हैं और ज्वालामुखी से बनी हैं। तो निष्कर्ष वाले डायग्राम का मतलब यही है ना कि पर्वत पानी और जंगल दे रहे हैं, मैदान अन्न दे रहे हैं और पठार से खनिज मिल रहा है। एकदम सही। कोई भी आकृति बेकार नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़े हैं। तो आज के इस विस्तृत अध्ययन में हमने कक्षा 9 के इस अध्याय के हर एक नोट्स, हर मैप और हर लाइन को उसी क्रम में समझा है जिससे भारत के भौतिक स्वरूप की पूरी तस्वीर दिमाग में छप जाती है। दोस्तों, हमारे पास NCERT की साइंस की नोट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पूरी तरह उपलब्ध है। आप इन सभी PDF नोट्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और ये सभी सामग्री बहुत ही कम कीमत में प्रदान की जा रही है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लगभग सभी प्रतियोगी और स्कूल स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न NCERT से ही आते हैं, इसलिए यह सामग्री आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आप ये NCERT साइंस PDF लेना चाहते हैं तो अभी हमें WhatsApp पर मैसेज करें। WhatsApp नंबर 7739541921 आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं।